आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी बुक पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उनके आंसर बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पारजीवी जीवाणु क्या हैं? किसी एक उदाहरण के द्वारा वर्णन कीजिए। तो पारजीवी जीवाणु को अंग्रेजी में ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहा जाता है। तो ऐसे जीवाणु जिसमें पुनर्योगज डीएनए उपस्थित होता है, पुनर्योगज डीएनए यानी रिकम्बिनेंट डीएनए उपस्थित होता है, उसे पारजीवी जीवाणु अथवा पुनर्योगज जीवाणु कहा जाता है। बता दें कि रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है? किसी एक जीव के वांछित जीनों को निकालकर किसी अन्य जीव में उनका स्थानांतरण करना ही पुनर्योगज डीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। अथवा इसी को और सरल भाषा में कहें तो एक जीव के डीएनए खंड में दूसरे जीव के डीएनए खंड को जोड़ना ही पुनर्योगज डीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। अब आपको बता दें कि जो पारजीवी जीवाणु है, इसको बनाने के लिए मनुष्य की किसी लाभदायक जीन को जीवाणु के गुणसूत्र में निवेशित कर दिया जाता है। क्या करते हैं? पारजीवी जीवाणु को बनाने के लिए मनुष्य की किसी लाभदायक जीन को जीवाणु के गुणसूत्र में डाल देते हैं या निवेशित कर देते हैं, और इनका उपयोग औद्योगिक स्तर पर एंजाइम्स, हार्मोन्स अथवा दवाइयां बनाने में किया जाता है। तो यदि अब आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाए कि पारजीवी जीवाणु किसे कहते हैं, तो साधारण सी भाषा में आप बताएंगे कि जब कोई वांछित लक्षण वाली जीन को जीवाणु के जीनोम में प्रविष्ट कराया जाता है या प्रविष्ट करा करके कोई उत्पादन प्राप्त किया जाता है, तो उसे ही पारजीवी जीवाणु कहा जाता है। बता दें कि इनका उपयोग औद्योगिक स्तर पर एंजाइम, हार्मोन्स और दवाइयां बनाने में किया जाता है। पारजीवी जीवाणु का उपयोग औद्योगिक स्तर पर एंजाइम्स बनाने में, हार्मोन्स विभिन्न प्रकार के बनाने में, विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाने में करते हैं। फिर प्रश्न में कहा गया है कि एक उदाहरण का वर्णन कीजिए। तो चलिए एक उदाहरण आपको बता देते हैं। जैसे मनुष्य या चूहे के इंसुलिन जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रविष्ट करा करके, चाहे मनुष्य का या चूहे के इंसुलिन जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रविष्ट करा करके या जीवाणु में प्रविष्ट करा करके पारजीवी ई कोलाई बैक्टीरिया निर्मित किया जाता है। यानी कोई मनुष्य है, उसका जीन ले लिया, ई कोलाई में प्रविष्ट करा दिया, तो पारजीवी बैक्टीरिया बन गया या जीवाणु बन गया। अब इस बैक्टीरिया से ह्यूमिलिन इंसुलिन प्राप्त की जाती है। इस बैक्टीरिया से क्या प्राप्त होता है? ह्यूमिलिन इंसुलिन प्राप्त की जाती है। पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्राई प्रोटीन्स क्या हैं? उस जीव का नाम बताओ जो इसे पैदा करता है। मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग में लाता है? तो इसका आंसर है, कुछ बैक्टीरिया विशिष्ट विष प्रोटीन उत्पन्न करते हैं। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो विशिष्ट तरीके का विष प्रोटीन उत्पन्न करते हैं, उसे ही क्राई प्रोटीन्स कहा जाता है। और यह कीटों के लार्वा के लिए विषैली होती है। कीटों के जो लार्वा होते हैं उसके लिए विषैली होती है। बैसिलस थोरेंजिएसिस इस प्रकार के विशेष प्रोटीन यानी विशेष विष प्रोटीन को उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया है। इस विष प्रोटीन को कौन उत्पन्न करता है? बैसिलस थोरेंजिएसिस नामक बैक्टीरिया जो है ये विष प्रोटीन को उत्पन्न करता है। और क्राई प्रोटीन्स को बीटी विष प्रोटीन भी कहा जाता है। तो क्राई प्रोटीन्स क्या है, चलिए इसे डिटेल से समझ लेते हैं। तो बैसिलस थोरेंजिएसिस इस प्रश्न में आया है, और बैसिलस थोरेंजिएसिस को शॉर्टकट में बीटी कहा जाता है। बीटी मतलब बैसिलस थोरेंजिएसिस एक जीवाणु है या बैक्टीरिया है जो मृदा में पाया जाता है, कह लीजिए मिट्टी में पाया जाता है। इस जीवाणु से एक प्रकार के जीव विष का निर्माण होता है। ये जो बैसिलस थोरेंजिएसिस है, बीटी है, इस जीवाणु से एक विशेष प्रकार के विष का निर्माण होता है। यह विष जीवाणु में निष्क्रिय रहता है। जो विष है इस जीवाणु में तो निष्क्रिय रहता है, एक्टिव नहीं होता है, लेकिन जैसे ही यह कीटों में पहुंचता है तो सक्रिय हो जाता है और कीटों को मार देता है, जबकि ये विष जीवाणुओं को नहीं मारता है। और इस जीवाणु की कुछ नस्लों में प्लाज्मिड पर एक विशेष जीन समूह पाया जाता है। इस जीवाणु की कुछ नस्लें ऐसी हैं जिसके प्लाज्मिड पर एक विशेष समूह पाया जाता है जिसे क्राई जीन्स कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? क्राई जीन्स कहते हैं। और यही जीन समूह एक एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनाता है। ये जो जीन समूह है एक एंडोटॉक्सिन
प्रोटीन समूह का निर्माण करता है। इस प्रोटीन के रवे जीवाणु के स्पोरों में इकट्ठा होते हैं। जीवाणु के जो स्पोर होते हैं उसमें इस प्रोटीन के रवे इकट्ठा होते हैं और इन्हीं को क्रिस्टलाइन प्रोटीन अथवा क्राई प्रोटीन्स कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन प्रोटीन अथवा क्राई प्रोटीन्स। तो अब आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा कि क्राई प्रोटीन्स क्या होते हैं। यानी बैक्टीरिया जो विशिष्ट विष प्रोटीन उत्पन्न करते हैं उन्हें ही क्राई प्रोटीन्स कहा जाता है। अब इसमें कहा गया है कि उस जीव का नाम बताओ जो इसे पैदा करता है, तो उस जीव का नाम क्या होगा? बैसिलस थोरेंजिएसिस। और फिर आगे कहा गया है कि मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग में लाता है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने इसके जीन को फसली पौधों जैसे कपास, टमाटर, बैंगन आदि में डाला। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसके जीन को जो फसली पौधे होते हैं, चाहे वो कपास हो, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो बैंगन हो, आदि में डाला और यह जीन पौधों को कीट लार्वा के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। यानी उन पौधों पर जो कीट आक्रमण करने आते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने आते हैं, उसके प्रति प्रतिरोधी बनाता है, उन कीटों को मारता है। तो इस तरह से किसान इनको अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आनुवांशिक रूपांतरित अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के उत्पादन के लाभ व हानि का तुलनात्मक विभेद कीजिए, तुलनात्मक अंतर कीजिए। मतलब जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें हैं उनके उत्पादन के लाभ क्या हैं और उनकी हानियां क्या हैं, इनके बीच में भेद करना है। तो सबसे पहले आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के लाभ जान लेते हैं। तो पहला है, आनुवांशिक रूपांतरित फसलें पेस्ट प्रतिरोधी होती हैं। पेस्टों के प्रति जो वहां पर आक्रमण करते हैं उनके प्रति प्रतिरोधी होती हैं, उनसे बचाती हैं, जिसमें फसल उत्पादकता की वृद्धि होती है, यानी फसल उत्पादन बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन फसलों में उच्च पोषक गुणवत्ता होती है। जो आनुवांशिक रूपांतरित फसलें होती हैं इनमें गुणवत्ता अच्छी होती है, अच्छी गुण वाली होती हैं, अतः ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। फिर नेक्स्ट है, ये फसलें लवणों के उपयोग की क्षमता को बढ़ाकर मिट्टी की उर्वरता की रक्षा करती हैं। यानी जो उसमें लवण होते हैं, खनिज लवण हैं, उनके उपयोगों की क्षमता को बढ़ा देती हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। फिर नेक्स्ट है, ये फसलें वातावरणीय परिवर्तनों के प्रति सहनशील होती हैं। जो वातावरण में परिवर्तन होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, अधिक गर्मी, इसके प्रति सहनशील होती हैं, जिससे भी नुकसान नहीं होता है। तो ये तो हो गए कुछ लाभ। अब जानते हैं आनुवांशिक रूपांतरित फसलों से हानियां क्या क्या हैं। तो इन फसलों का प्रयोग संबंधित क्षेत्र की जैविक विविधता अर्थात बायोडायवर्सिटी को परिवर्तित कर सकता है। जो जैव विविधता है उसको परिवर्तित कर सकता है। तो ये हानि बहुत बड़ी हो जाएगी। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो जैसे पेस्टिसाइड को कम करने के लिए बीटी आविश यानी बीटी टॉक्सिन का प्रयोग प्रकृति या प्राकृतिक परागण जो होता है, परागण जैसे मधुमक्खी के लिए हानिकारक हो सकता है। मधुमक्खी क्या करती है? परागण करती हैं, तो उनके लिए ये हानिकारक हो सकता है। तो परागण नहीं होगा तो प्रकृति को सबसे बड़ा नुकसान होगा, अतः इससे मधुमक्खी द्वारा होने वाले परागण प्रभावित होंगे। फिर दूसरा है, जीएम फसलें यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें जो हैं मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती हैं। इनके उत्पादन शरीर के लिए एलर्जिक हो सकते हैं। क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं इसलिए मानव में एलर्जी पैदा कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी आविश के रवे कुछ जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु स्वयं को नहीं मारते क्योंकि जीवाणु आविश के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। आविश अपरिपक्व है, आविश निष्क्रिय होता है, आविश जीवाणु की विशेष थैली में मिलता है। तो इसका आंसर होगा तीसरा, आविश निष्क्रिय होता है। चलिए इस प्रश्न को डिटेल से समझ लेते हैं। तो इस प्रश्न में बीटी का मतलब है बैसिलस थोरेंजिएसिस। बीटी यानी बैसिलस थोरेंजिएसिस, यह एक जीवाणु अथवा बैक्टीरिया है जो मृदा में पाया जाता है या मिट्टी में पाया जाता है, और इस जीवाणु से एक प्रकार के जीव विष का निर्माण होता है। यह जीव विष जीवाणु में निष्क्रिय होता है, काम नहीं करता है, लेकिन जैसे ही कीटों में पहुंचता है तो सक्रिय हो जाता है और कीटों को मार देता है, जबकि ये विष जीवाणु को नहीं मारता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जीवाणुओं में निष्क्रिय होता है। तो ऑप्शन इसमें बताया गया है कि
तीसरा वाला सही होगा गा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो किसी आनुवंशिक रोग युक्त भ्रूण अथवा आनुवंशिक रोग से ग्रस्त पैदा हुए बच्चे में रोग से संबंधित जीन की पहचान कर उसका उपचार करना जीन चिकित्सा कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जीन चिकित्सा से किसी व्यक्ति के जीनोम में वांछित या मनचाहे बदलाव लाए जा सकते हैं और मानव जाति के आनुवंशिक रोगों को मुक्त किया जा सकता है। मानव जाति को आनुवंशिक रोगों से मुक्त कर सकते हैं, तो वही जीन चिकित्सा होती है। अब इसी प्रश्न में आगे कहा गया है कि एडिनोसिन डीएमिनेज अर्थात एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो जीन चिकित्सा का प्रथम सफल प्रयास सन 1990 में एक 4 साल की बच्ची पर किया गया था। यह बच्ची एडिनोसिन डीएमिनेज अर्थात एडीए की कमी के कारण एससीआईडी यानी सेवरे कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी से पीड़ित थी और सामान्य क्रियाशील एडीए जीन को इस बच्ची की अस्थि मज्जा में प्रवेश कराया गया। जो सामान्य क्रियाशील एडीए था, इसकी जीन को बच्ची के अस्थि मज्जा में डाला गया। यह जीन उसके लिम्फोसाइट के जीनोम से जुड़ करके सामान्य एडीए एंजाइम संश्लेषित करने लगी। अब इस जीन ने क्या किया कि उसके लिम्फोसाइट के जीनोम से जुड़ गई और जुड़ने के बाद सामान्य रूप से एडीए एंजाइम संश्लेषित करने लगी या एडीए एंजाइम बनाने लगी। अब एससीआईडी के उपचार के लिए सामान्य जीन के आरएनए की अनुप्रति को रेट्रोवायरस अथवा किसी विषाणु वाहक या वायरस वेक्टर में निवेश किया गया और इस विषाणु के गुणन द्वारा उसकी अनेक प्रतियां प्राप्त की गईं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख भी रहे हैं। अब इन पारजीनी विषाणु कोशिकाओं द्वारा अस्थि मज्जा से निकाली गई बोन मैरो सेल को संक्रमित कराया गया। अब ये जो पारजीनी विषाणु कोशिकाएं थी, इनके द्वारा अस्थि मज्जा से जो बोन मैरो से सेल निकाली गई हैं, उनको संक्रमित कराया गया। कल्चर माध्यम में इन कोशिकाओं के गुणन से उत्पन्न बोन मैरो सेल को पुनः रोगी की अस्थि मज्जा में अंतःक्षेपित कर दिया गया। अब क्या किया गया बाद में कि इन कोशिकाओं के गुणन से जो बोन मैरो सेल उत्पन्न हुई, उनको पुनः रोगी की अस्थि मज्जा में छेपित कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, रख दिया। इस विधि द्वारा अब गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता रोग अर्थात एससीआईडी का निदान संभव हो गया। तो इस तरह से चित्र के माध्यम से ये प्रश्न पूरा हो गया है।